नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस कैरियर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुचर्चित और बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नथुराम गोडसे से। आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये हत्या एक साजिश के तहत हुई थी, एक प्लानिंग के तहत हुई थी। तो इस हत्या की कहानी को तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इस कहानी के बाद आपके मन में एक सवाल का आना लाजमी है कि वाई गोडसे किल्ड गांधी। नथुराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के रास्ते चलने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हुए और उसका पाठ पढ़ाते हुए लगा दिया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया, उनके खिलाफ विद्रोह जाहिर करने के लिए उन्होंने हमेशा अहिंसा का मार्ग चुना। तो ऐसे व्यक्तित्व को कोई गोली मारकर क्यों मारेगा? ऐसे व्यक्ति की कोई हत्या प्लानिंग करके क्यों करेगा? तो इसका जवाब नथुराम गोडसे ने ही दिया, और उसने महात्मा गांधी की हत्या को जस्टिफाई करने के लिए कई वक्तव्य दिए। उसमें उनका एक तो फेमस बयान है जो उसने आखिरी समय दिया 8 नवंबर 1949 को कोर्ट में दिया, जब उसको फांसी की सजा हो गई थी। उसमें उसने महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहराने का एक पुरजोर प्रयास किया, जिसमें वो सफल रहा कि असफल रहा वो तो आपके ऊपर है। मैं आगे वो बयान भी आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरी, उसने एक किताब भी लिखी है, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। तो उसमें भी उसने काफी बड़ी भूमिका तैयार करने की कोशिश करी है कि उसने गांधी की हत्या क्यों की। देखिए, मेरे हिसाब से मैं शुरुआत से ही आपको इस बात में क्लियरली कह देता हूं कि मैं किसी की भी हत्या को जस्टिफाइड मानता ही नहीं हूं, चाहे वो आदमी किसी भी स्तर पे जाके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी अलग हो सकती है। नथुराम गोडसे की अलग थी ही ऑब्वियसली। आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो देश जो है वो डेमोक्रेटिक हो चुका था, देश के अंदर देश आज़ाद हो चुका था। और महात्मा गांधी जिस तरीके के व्यक्ति थे, वो डेमोक्रेटिक विचारों में, डेमोक्रेटिक असहमतियों में भी एक तरह से सहमति रखते थे कि हमें एक दूसरे से विचार विमर्श करना चाहिए। और उसके उनका तरीका भी यही था कि वो कभी किसी के ऊपर हिंसा नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि आप किसी व्यक्ति से सहमति रखते हैं या किसी से असहमति रखते हैं। तो किसी से असहमति रखते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति की हत्या कर देंगे? या फिर आज के समय राजनीतिक पार्टियों को देख लीजिए, वो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो क्या अपने विरोधियों को वो मरवा दें? ये कर सकते हैं। क्या ये जस्टिफाइड होगा? तो ये बात आती है, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी होती है। कंट्रोवर्सी क्या है कि कुछ लोग महात्मा गांधी के समर्थक हैं, कुछ लोग उनके विरोधी हैं। विरोधी होना या समर्थक होना अपनी अपनी चॉइस है। महात्मा गांधी के कई विचारों से आप सहमत हो सकते हैं, कई विचारों से आप असहमत भी हो सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति को मारना कभी भी जायज नहीं हो सकता। पर्सनली ये मैं सोचता हूँ, लेकिन गोडसे क्या सोचता था उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और ये पूरा इवेंट कैसे हुआ उसकी हम बात करते हैं। देखिए, रिसेंटली एक मूवी आ रही है, गांधी गोडसे एक युद्ध। ये 26 जनवरी को रिलीज होने वाली मूवी है। इसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कई गांधी जी के समर्थक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए और गोडसे के प्रोपोगेंडा को प्रोजेक्ट करने का एक प्रयास है, जो कि सफल नहीं होगा। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, गांधी और गोडसे के बीच का जो डिबेट है, उनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स का जो डिबेट है, उसको समाज के सामने लाया जाए। दोनों को, लोग जो नहीं जानते हैं, गोडसे को नहीं जानते हैं, गांधी को सही तरीके से नहीं जानते हैं, उनके सामने ये चीज़ आ जाती है, तो क्या दिक्कत है? अब ये मूवी कैसी होगी, क्या होगा, वो तो आगे मूवी जब आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन ये मूवी आ रही है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। आप देखना चाहें तो आपकी चॉइस है। तो कहानी शुरुआत की कहां से होती है? असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। इसके पहले भूमिका मैं बताऊंगा, लेकिन हुआ क्या था? 30 जनवरी 1948 को दूसरा प्रयास हुआ था नथुराम गोडसे और उनके जो उस समूह के लोग थे, उनके द्वारा महात्मा गांधी की हत्या का। महात्मा गांधी बिरला हाउस, जो कि आज के समय गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, 78 वर्ष की उम्र में बाहर निकल रहे थे। तो एक व्यक्ति जिसका नाम था नथुराम विनायक गोडसे, वो उनके पास आता है। वो अपनी दो नीस के साथ जा रहे होते हैं, उनकी जो भतीजियां होती है उनका सहारा लेके साथ में चल रहे होते हैं गांधी जी। तो वो आके उनके पैर छूने की कोशिश करता है और उन लड़कियों को धक्का देके महात्मा गांधी के ऊपर 3 फायर कर देता है, शॉट्स, 3 गोलियां दागता है। वहां पे महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है। महात्मा गांधी जी को कुछ समय के बाद ही जब बिरला हाउस के अंदर लेके जाया जाता है, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं होता, उनकी डेथ हो जाती है। ये व्यक्ति जो नथुराम गोडसे था, ये एक पुणे का चित्पावन ब्राह्मण था, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ओबियसली पुणे से आता था। एक हिंदू नेशनलिस्ट था।
हिंदू महासभा का ये उस समय मेंबर था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भी पहले ये एक्टिव मेंबर रह चुका था। तो इस तरीके से ये व्यक्ति, इसकी पहचान है। इसकी मैं बायोग्राफी भी मैं किसी दिन लेके आऊंगा आपके सामने जल्दी ही, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ हुआ, उसकी जब पूरी जांच होती है उससे पता चलता है कि देखिए क्या कुछ हुआ था। उस भूमिका को देखते हैं कि गांधी जी को गोली मारने से पहले, ये इंटरनेशनल न्यूज बनने से पहले, कैसे गांधी जी के खिलाफ एक प्लानिंग करी गई, उनकी हत्या की पीछे एक साजिश की गई। बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है, देखिए 1947 में अगस्त महीने में देश आजाद हो गया। लेकिन देश आजाद एक देश के तौर पे नहीं हुआ। जब ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, वो आजाद हुआ तो एक नहीं बल्कि दो मुल्कों में हुआ। एक तरफ था भारत, जो कि एक सोवरेन कंट्री था, एक सेक्युलर कंट्री था जहां पे सभी धर्मों के लोग रह सकते थे, और दूसरी तरफ था पाकिस्तान, जो इस मुहिम पे बना था कि हमें मुसलमानों की ज्यादा तादाद वाले एरिया के अंदर एक अलग देश का निर्माण करना है। उसको वो धर्म के आधार पे बनने वाला देश बना, वो था पाकिस्तान। अब देखिए ये फिलोसॉफी यहीं से शुरू हो जाती है। पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुलक देश था, जहां पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी, वो एरिया पाकिस्तान के पास गया। लेकिन भारत के पास, भारत की जो बनने की प्रोसेस थी और भारत के जो नेता थे, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो या फिर गांधी हो, ये जो लोग थे, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारा जो देश है वो पूरी तरह से हिंदू देश है। हमारा एक सेक्युलर कंट्री था, शुरुआत से ही था। अब आप कहेंगे कि सेक्युलर शब्द जो है वो आगे चल के इंदिरा गांधी ने जुड़वाया। जुड़वाने से नहीं होता है कि सिर्फ उसको पहले पेज पे जोड़ दिया संविधान के, तो सेक्युलर वहां से बना, पहले से था। तो इस तरह से दो देश बने। लेकिन दो देश बनने के बाद चीजें थोड़ी बिगड़ गई। पार्टीशन के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि पार्टीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था और पार्टीशन के पीछे बाद में क्या कुछ घटित हुआ। तो पार्टीशन के बाद बेसिकली क्या हुआ कि एक बहुत बड़े स्तर पे पॉपुलेशन ट्रांसफर हो रहा था। पाकिस्तान से जो है वो हिंदू भारत की तरफ आ रहे थे, और जो नहीं आ रहे थे उनको मारा जा रहा था। उन हजारों की संख्या में उनको मार के, काट के, ट्रेनों में भर भर के हिंदुओं को और सिखों को भारत भेजा जा रहा था। ऐसी चीजें हो रही थी। भारत में भी मुस्लिम आबादी के ऊपर बड़ी हिंसाएं हुई। ये दोनों देशों में ये चीजें चल रही थी, तो स्थिति बहुत खराब थी। उस समय महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने किया अनशन, भूख हड़ताल करी। और उनका ये तरीका था, उनका अपना एक पूरा यही सिस्टम था। सत्याग्रह करते थे कि भाई दोनों देशों में हिंसा ना हो। भारत के अंदर उनकी चल सकती थी, पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना था, वो गांधी जी के नहीं सुनने वाला था। लेकिन भारत के अंदर जो सरकार थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके अंदर गांधी जी की एक पकड़ थी, और वो चाहते थे कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और भारत में रहने वाले मुसलमान, जो कि भारत का ही पार्ट है इस समय, जो बंटवारा होने के बाद भी, क्योंकि पाकिस्तान में रह गए वो पाकिस्तान में, भारत में रह गए वो भारत में, तो उनको एक तरह से उनको परेशान ना किया जाए, उनको मारा ना जाए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। नथुराम गोडसे उस समय डेक्कन रीजन में रहता था, डेक्कन रीजन से ही वो बिलोंग करता था। वो पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा उस समय के जो प्रिंसली डेक्कन रीजन के जो वो थे नवाब थे, उस्मान अली खान, उसके खिलाफ भी विरोध किया है। तो वो जेल में डाल दिया गया था उसको 1938 में, हैदराबाद की जेल में डाला गया था। उसके बाद वो जेल से जब बाहर आया, देश आजाद हो चुका था उसके बाद, तो उसके बाद वो एक अलग मानसिकता का व्यक्ति बन चुका था। तो उसके बाद वो जर्नलिस्ट बनता है और हिंदू रिफ्यूजीज की सफरिंग को वो रिपोर्ट करता है। उसको पता चलता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, हो ही रहा था, ये तो बात है ही। तो उसके बाद उसने देखा कि देश में क्या चल रहा है, महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि देश के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है तो उसके खिलाफ अत्याचार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिख पॉपुलेशन है उसके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो उनकी कोई सुनने वाला था नहीं। भारत के अंदर सरकार जो है उनके दबाव में आ रही थी, और वो अपील क्या कर रहे थे कि नॉन वायलेंस रखो, सभी हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहो, हम भाई भाई हैं। लेकिन ये उस समय किसी के समझ में आ नहीं रही थी। जो उग्र मानसिकता के लोग थे वो एक दूसरे पे हिंसा कर रहे थे, दोनों ही तरफ से हिंसा हो रही थी। ये चीजें हैं, तो ये सब चीजें हैं। अगर आप उसको जाके देखेंगे, आंकड़े देखेंगे कि भारत के अंदर कितने लोगों की हत्याएं हुई, पाकिस्तान में कितने हुई, तो अलग अलग आंकड़े आपको दिखी जाएंगे। तो दोनों तरफ हिंसा तो हुई है। अब क्या है कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो ये था कि भारत सरकार को पाकिस्तान को उस समय 55 करोड़ रुपए देने थे।
55 करोड़ रुपए देने थे, और 55 करोड़ रुपए देने थे तो सरकार ने ये देने से उस समय मना कर दिया था, नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी हो रही है, हम इन्होंने देने से मना कर दिया। गांधी जी ने कांग्रेस का और भारत सरकार के इस डिसीजन का विरोध किया, और वो फास्ट पे बैठ गए, उपवास पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ हमने जो डील करी है, जो वादा किया है, वो हमें उसको पैसा देना चाहिए। इन डिसीजंस की वजह से भारत के अंदर मुसलमानों की पैरवी करने का आरोप जो है कई लोग उनके ऊपर लगाते हैं, पाकिस्तान की पैरवी करने का आरोप भी उनके ऊपर लगता है। अब ये है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, आपका एंगल क्या है सोचने का, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हिंसा का विरोध किया, हर तरीके की हिंसा का विरोध किया, भारत के और पाकिस्तान के भी। अब वो भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही थी तो वो मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे थे, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही थी तो उनके पक्ष में भी बोल रहे थे कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ जो पेमेंट की डील हुई थी, अब उस समय देखिए भारत और पाकिस्तान का कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, पहला वॉर भी चल रहा था, तो भारत सरकार उस समय पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए पैसा नहीं देना चाहती थी। अगर ये पैसा दे देती तो पाकिस्तान उससे वेपन्स खरीदता और उन वेपन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही युद्ध में करता। तो सरकार की ये सोच थी, और गांधी जो है वो अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहने वाले व्यक्ति, उन्होंने कहा कि नहीं, 55 करोड़ रुपए देने की बात हुई है तो वो 55 करोड़ रुपए दो, पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके के जो डिसीजंस थे उसकी वजह से कई लोगों ने उनका विरोध किया, और गोडसे जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम विचारधारा का व्यक्ति था, उसका लग रहा है कि ये आदमी देश का नुकसान कर रहा है, तो इसको गांधी के पास बहुत ज्यादा पावर हो गई है, वो बड़ा हो गया है, सरकार से भी बड़ा हो गया है, उसके मन में ये सब चीजें चल रही थी और वो इंडिया को हर्ट कर रहा है, तो उसके मन में ये चीज आ गई, उसके कलीग्स के और उसके मन में कि महात्मा गांधी को तो अब हटाना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग करी, ये भूमिका तैयार हो रही थी महात्मा गांधी के असैसिनेशन की। अब देखिए बहुत पीछे से चल रही थी, गांधी के साथ अभी इन्होंने कोई डिबेट नहीं करी, कोई बातचीत नहीं करी, और असैसिनेशन का प्लान किया। कैसे किया? इन्होंने प्लान किया कि हमें गांधी जी की हत्या करनी है, और गांधी जी जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे उस समय, तो नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे जो हैं, दो जिन लोगों को फांसी हुई, इन दोनों ने बेरेटा M139 नाम की एक पिस्टल खरीदी। ये पिस्टल इन्होंने खरीदी जिससे महात्मा गांधी की हत्या भी हुई है। इस पिस्टल को खरीदने के साथ साथ इन्होंने ये सोचा कि गांधी के मूवमेंट के साथ साथ हम हो लेते हैं, जहां जहां गांधी आएंगे, जब मौका मिलेगा हम गांधी को गोली मार देंगे। ये प्लान उन्होंने किया। तो पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ 20 जनवरी 1948 को, मतलब जो हत्या हुई उससे 10 दिन पहले एक और अटेम्प्ट हो चुका था, ये भी बिड़ला हाउस में ही हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि नथुराम गोडसे और उनके कलीग्स ने गांधी जी को फॉलो किया, सबसे पहले तो पार्क तक, वहां तक बिड़ला हाउस तक ये जब जा रहे थे, उसके बाद क्राउड तो वहां पे थी ही, तो क्राउड को एक तरह से भगाने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक विस्फोट किया, एक एक्सप्लोजन किया, ग्रेनेड फेंका। इससे क्या है कि स्टैम्पिड हो गया, लोग भाग गए, केओटिक हो गए, और प्लेटफॉर्म पे गांधी जी अकेले थे स्पीच देने वाले, वो वहां पे अकेले खड़े रह गए, गांधी जी को छोड़ के लोग भाग गए। अब इनके पास मौका था कि ये दूसरा ग्रेनेड गांधी जी के ऊपर फेंके और गांधी जी वहां से बच ना पाए, तो ये काम था। तो लेकिन क्या हुआ कि सेकंड ग्रेनेड फेंकना था गांधी के ऊपर, लेकिन दिगंबर बागड़े जो फेंकने वाला व्यक्ति था दूसरा, उसको ये काम करना था, लेकिन वो अपना हौसला खो देता है और वो दूसरा ग्रेनेड फेंकता ही नहीं है, वो डर जाता है और वो भाग जाता है वहां से। तो ये पहला असैसिनेशन जो है उसमें ये लोग जो भाग जाते हैं, मदन लाल पहाड़वा नाम का एक व्यक्ति होता है जो इस पूरी घटना के अंदर शामिल था, उसको यहाँ पे पकड़ लिया जाता है और इसको पकड़ के इसको जेल में डाल दिया जाता है। 1964 में इसको रिहा किया जाता है। ये एक पंजाबी रिफ्यूजी था, पार्टीशन के बाद ये आया था, इसने पूरी एट्रोसिटीज को देखा था पाकिस्तान के अंदर, तो इसने सोचा कि क्या कर रहे हैं गांधी, गांधी को पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गांधी को पता था पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है, कश्मीर में क्या चल रहा है, लेकिन गांधी अभी भी सिद्धांतवादी थे। वो ये नहीं देखते थे इंटरेस्ट, नेशन इंटरेस्ट और ये सब चीजें सोच के सिर्फ एक चीज पे फोकस करके कि अभी हमारे लिए जो, मतलब वो सिर्फ भारत को भारत की नजर से नहीं देख रहे थे कि अब मैं भारत के अंदर रहता हूँ तो सिर्फ भारतीय हूँ। वो पाकिस्तान को भी अभी अपना हिस्सा मान के बैठे हैं कि जिन्ना मानेगा जिन्ना समझेगा, नहीं, जिन्ना नहीं समझ रहा था, जिन्ना अपनी तरीके से अपनी राजनीति चला रहा था, इधर सरकार अपनी राजनीति को चलाने के लिए गांधी उनको रोक रहे थे, तो ये इनके मन में चीजें चल रही थी। अब आगे चल के क्या होता है, 30 जनवरी 1948 का वो दिन आता है जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या होती है। ये अपनी दो भतीजियों के साथ, आभा और मन्नूबेन, दोनों के साथ चल रहे होते हैं और ये बिड़ला हाउस से निकल के आ रहे होते हैं। इस दिन की मीटिंग भी होती है पटेल साहब से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, 10 मिनट लेट ये पहुंचते हैं
और पहुंचने के बाद एक व्यक्ति आता है सामने से, जिसका नाम क्या है, नथुराम गोडसे। वो आके भीड़ में से आके गांधी जी के पैर छूने की कोशिश करता है। तो मन्नूबेन जो है इनके साथ, जो इनकी भतीजी थी, वो इनको कहती हैं कि क्यों आप गांधी जी को परेशान कर रहे हैं, क्यों उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, वो ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गए हैं, तो आप अभी उनको उनका रास्ता छोड़िए। तो मन्नूबेन और उनके साथ जो दूसरी लड़की होती हैं, उनकी जो भतीजी, उनको धक्का मार देता है ये व्यक्ति, ताकि वो साइड हट जाए और गांधी जी को गोली मारने में उसको सीधा निशाना मिले। तो सीधा गांधी जी के ऊपर 3 गोलियां वो दागता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये व्यक्ति शाम को 5 बजे का टाइम होता है, 5:17 पे ये घटना होती है, शाम को लगभग ये टाइम होता है। और यहाँ से गांधी जी को क्या है, बिरला हाउस के अंदर लेके जाया जाता है। वहाँ पे कोई डॉक्टर होता नहीं है, इमरजेंसी किट होते हैं, लेकिन उनसे गांधी जी को नहीं बचाया जा सकता था और महात्मा गांधी जी की यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। अब ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद महात्मा गांधी, जो इतने बड़े दुनिया के नेता थे, जिनको पूरी दुनिया मानती थी उनके तरीकों के लिए, उनके विचारों के लिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते जिस तरीके से उन्होंने डील किया ब्रिटिशर्स के साथ भी, यार उनके जो भी तरीके थे वो दुनिया के आगे भी काम आए। गांधी जी की विरासत बड़ी कमाल की है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं दुनिया में, चाहे वो अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लीडरशिप में, उसमें भी गांधीवादी जो सोच थी, गांधीवादी तरीका था सत्याग्रह करने का, विरोध करने का, वो उनके काम आया और उनसे उनको सफलता मिली। और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनमें अहिंसा का प्रयोग करते हुए लोग सफल हुए। हिंसा जब भी आई उन आंदोलनों में, वो आंदोलन असफल हो गए और उनके बाद उनको हटा दिया गया उस जगह से, क्योंकि फिर सरकार अपनी मशीनरी और अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है अगर उसके सामने कोई ताकत का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी अपनी इतनी बड़ी विरासत छोड़ के चले गए। अब ये है, अब देखिए वो जो विचार हैं उनके ऊपर असहमति थी इनकी गोडसे की। गोडसे ने इनको मार दिया। अब गोडसे वहां पे गोली मारने के बाद वहां था क्राउड में। अब इसके बाद कई अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन बेसिकली गोडसे ने, ऐसा माना जाता है कि भागने की कोशिश नहीं करी। कुछ लोग कहते हैं उसने पुलिस पुलिस चिल्लाया कि आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन एक और सोर्स ये कहता है कि हर्बर्ट वेनर जूनियर नाम का एक व्यक्ति था, जूनियर काउंसिल था, वो वाइस काउंसिल था अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में, और ये व्यक्ति जो है ये वहां पे मौजूद होता है। इसने यहाँ पे सबसे पहले गोडसे को पकड़ा, खाकी कपड़ों में ये था गोडसे, इसको पकड़ लिया। अब गांधी जी की हत्या के जुर्म में इसका ट्रायल हुआ 1948 से मई में से, ये दिल्ली रेड फोर्ट, हिस्टोरिक रेड फोर्ट कोर्ट में वहां पे इसका ट्रायल होना शुरू हुआ, लोअर अदालत में होना शुरू हुआ। नारायण आप्टे और नथुराम गोडसे और उसके अलावा 6 और लोगों के खिलाफ जो है एक पूरी वो तैयार करी गई कि इन लोगों ने ये प्लानिंग करी है, ये साजिश करता थे। और एक बड़े नाम का इसमें खुलासा होता है, बड़े आदमी की इसमें बातचीत होती है। वो बड़ा आदमी कौन था भाई? वो बड़ा आदमी कौन था, देखिए फोटो में दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है, विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीर सावरकर। इनका भी नाम आता है इसके अंदर, लेकिन बाद में इनको सबूतों के अभाव में, और ऐसा माना जाता है कि इनकी भूमिका नहीं थी, एक इसमें कोर्ट के अंदर कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं आ पाए, तो इसलिए इनको हटा दिया गया। लेकिन 6 लोगों की इसमें भूमिका मानी गई, 8 लोगों को टोटली इसमें वो पाया गया, दोषी पाया गया। ये चीजें हुई। तो दूसरे अटेम्प्ट में इसको, गोडसे को सफलता हासिल हुई और उसके बाद हुआ ट्रायल और सेंटेंसिंग, सजा क्या हुई लोअर कोर्ट में। 27 मई 1948 को 8 महीने बाद जस्टिस आत्माचरण के सामने कई सारे गवाहों को और कई सारे सबूतों को पेश किया गया। 10 फरवरी 1949 को 149 विटनेसेस के बयान के आधार पे, और डिफेंस के पास कोई बयान देने वाला व्यक्ति था नहीं, मतलब नथुराम गोडसे जो है उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसके खिलाफ बोल सके। सारे डिफेंडेंट्स को गिल्टी साबित किया गया। वीर सावरकर को यहां से फ्री कर दिया गया कि आपके खिलाफ सबूत नहीं है, तो इनको हटा दिया गया। नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को यहाँ पे फांसी की सजा हुई, और बाकी 6 लोग जो थे उनको, जिसमें इनका नथुराम गोडसे का भाई गोपाल भी था, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब ये तो लोअर कोर्ट में हुआ, उसके बाद अपील भी की गई हायर कोर्ट में। अब ये अपील की गई, इसमें गोडसे ने क्या किया, देखिए ये 2 बार आ गई है स्लाइड, तो मैंने इसको आगे हिस्सों में तोड़ दिया, तो इस हिसाब से है। तो अपील क्यों की गई थी? गोडसे ने अपना जो जुर्म है उसको कबूल लिया था कि मेरे को डेथ सेंटेंस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे साथ जो और लोग हैं
वो इस कंस्पिरेसी में शामिल नहीं थे, मैं अकेला ही था। उसकी यही डिमांड थी हाई कोर्ट से कि बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। वो चाहता था कि मुझे तो फांसी की सजा होगी ही, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो बच जाएं और वो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो ये उसने पंजाब हाई कोर्ट के अंदर अपील करी थी कि मैं अकेला था, मैं पूरी तरह से सोलली रेस्पॉन्सिबल हूँ इस पूरे असैसिनेशन के लिए, तो बाकी लोग जो हैं वो इनोसेंट हैं, उनको रिलीज कर दिया जाए। पंजाब हाई कोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स हुई, दोबारा इसके ऊपर बहस हुई, काफ़ी चीज़ें हुई। तो दत्ताराव पचूरे और शंकर कचारिया को, इन दोनों को हटा दिया गया, 2 लोग और आज़ाद हो गए। बाकी लोग जो है उनके ऊपर ऐसा का ऐसा मुकदमा, वो कि वो सज़ा रही कि फांसी की सज़ा होगी 2 लोगों को, बाकियों को उम्र कैद रहेगी। ये चीज़ें नहीं। अब बात है कि गोडसे ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, महात्मा गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या रीजन दिए। क्या रीजन थे जो सामान्य तौर पे हम देख सकते हैं, वो तो ये थे कि गांधी जी का जो सपोर्ट था मुस्लिम्स के लिए भारत के अंदर, कि भारत में मुस्लिम्स के खिलाफ जो हिंसा हो रही थी उसका वो विरोध कर रहे थे, मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो है उनको पसंद नहीं आ रहा था। जो कट्टर हिंदू ग्रुप था उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी, और उनको, महात्मा गांधी को कई लोग जो है वो पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए, यानी भारत के बंटवारे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मानते थे। उसमें से नथुराम गोडसे और उनका ग्रुप भी था। अब भारत के बंटवारा, जो बंटवारा हुआ, उस पार्टीशन का कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर एक लंबी डिबेट है और उस डिबेट पे हम बात करेंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन अभी इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि इनका एक कारण ये था। दूसरी बात है कि पाकिस्तान का जो अग्रेशन था, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो वहाँ के हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हो, उसके बावजूद भी गांधी जी ने ये 55 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान के ड्यू थे भारत के ऊपर, इनको देने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला और फास्ट भी किया और बहुत सारा इस तरीके का काम किया, जिससे जो है ये लोग नाराज हो गए कि इनको लगा कि ये तो देश विरोधी काम कर रहे हैं गांधी जी। उसके अलावा एक जो मुस्लिमों के प्रति जो एक अपीजमेंट का बिहेवियर उनको लगा कि मुस्लिम जो माइनॉरिटी में है उसको गांधी जी बरगलाना चाहते हैं, उनको अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, बार बार उनकी तरफ जाते हैं। जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनका विरोधी मानने लग गए थे गांधी जी को कई लोग। तो इसकी वजह से ये गोडसे ने, ये रीजंस जो हैं गोडसे की विचारधारा में हमें झलकते हैं, जिसकी वजह से गोडसे ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब नथुराम गोडसे ने कोर्ट के सामने, कोर्ट में जज के सामने जो अंतिम बयान दिया उसको देखिएगा। ये बयान काफी इस तरीके का बयान है, इस तरीके से बनाया गया, प्रोपोगेंडा वाला है कि इसकी बातें जो हैं उसको एकदम से कई सामान्य व्यक्ति, कई गलीबल लोग जो हैं वो इसको बहुत ही मान सकते हैं और बहुत ही इजीली उसके अंदर आ भी सकते हैं, क्योंकि प्रोपोगेंडा में लिखी गई चीजें और प्रोपोगेंडा के अंदर जो चीजें कही जाती है वो बहुत ही इस तरह से लिखी जाती हैं, बहुत ही वाक्पटुता के साथ होती है। देखिए क्या कहा है, सम्मान, कर्तव्य और देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें हिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। अब ये बात आप सोचेंगे तो आपको भगत सिंह जी की याद आ जाएगी। भगत सिंह ने भी सैंडर्स की हत्या करी और हिंसा का भी सहारा लिया, और हम उनका बहुत सम्मान भी करते हैं क्योंकि उन्होंने आक्रामकर्ताओं का, आक्रमणकारियों का विरोध किया। उन्होंने उन लोगों का विरोध किया जिन्होंने भारत के ऊपर अपना, भारत के लोगों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लाला लाजपत राय को लाठी मार मार के हत्या कर दी थी। तो उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी कोई आक्रामक थे क्या? वो आक्रमणकारी थे क्या? क्या वो कभी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे क्या? क्या वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कभी भी उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है कि उनका विरोध करने वाले जो हैं वो साइड हट जाएं, उनकी बात वो नहीं सुनेंगे? वो हर किसी की बात सुनने वाले व्यक्ति थे। वो अपनी बात कहने के लिए अहिंसा का मार्ग चुनते थे। तो उनकी सामने अगर अपनी बात रखनी थी तो क्यों नहीं चुना आपने वो रास्ता? नथुराम गोडसे से सवाल है। आप ये इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, लेकिन कैसे, आपने क्या चुना रास्ता? अब बात आती है कि प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करना हो तो मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूं। किसको? हिंसा को। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे, या उनकी सनक मनमानी और आदिम रवैये के सवर में सवर मिलाए और उनके बिना काम चलाए हुए। ये एक बात है कि मुसलमान जो है वो अपनी मनमानी कर रहे थे देश के अंदर उस समय के हिसाब से, इसका ये मानना है नथुराम गोडसे का।
तो कांग्रेस के पास ये तो या तो ये चॉइस थी कि वो महात्मा गांधी और मुसलमानों के सामने आत्मसमर्पण कर दे, उनकी सनक की मनमानी करे, उनकी बात में बात मिलाए, या उनके बिना रहे। तो ये तो कांग्रेस और गांधी जी के बीच का मैटर हुआ। ये तय करने वाले कोई थर्ड पर्सन कैसे हुए? क्या कांग्रेस के पार्ट रहे थे कभी नाथूराम गोडसे? क्या कांग्रेस और गांधी जी के बीच में सुलह करने की ठेकेदारी कभी नाथूराम गोडसे के पास थी? क्या उसके बाद वो कहते हैं कि वे अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे? महात्मा गांधी को इन्होंने कहा कि वो अपने आप को सुप्रीम जज समझते थे। अपने आप के आगे ये भी कहा कि वो अपने आप में ही जूरी और जज दोनों थे। तो ऐसा थोड़ी था। ऐसा देखिए, कुछ मामलों में महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगता है और बात होती है कि वो कई मामलों में बहुत अड़िग थे। जब हमने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के उस चीज़ों की कुछ तुलना करी थी तो हमने क्रिटिसाइज किया था। मैंने महात्मा गांधी की बायोग्राफी कवर की, उसमें मैंने बहुत जगहों पे उनकी क्रिटिसिज्म की बात करी है और बहुत जगह वैलिड चीज़ें भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस उनके सामने झुक रही थी, कांग्रेस को वो झुका रहे थे, कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं था, वही अंतिम जज थे, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, वो किसी पद पे नहीं थे। वो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता थे, लेकिन वो किसी पद पे नहीं थे। वो चाहते तो वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, हो सकता है, या वो कोई और बड़े मंत्री, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो किसी बड़े पद की इच्छा पे नहीं थे, वो अपनी बात पे, जैसे वो आज़ादी से पहले किसी बात के ऊपर अपना विचार रखते थे, अपने विचारों पे अड़िग रहते थे, तो वो रहते थे। वो उसको सत्य और अहिंसा और अपने रास्ते से एक बातचीत के हल से ही ठीक करना चाहते थे। चाहे वो सत्याग्रह करते थे, लोग उनके पक्ष में होंगे तो उनके पास आएंगे, और नहीं उनके पक्ष में होंगे तो उनकी खिलाफत करेंगे। तो ये चीज कह देना कि महात्मा गांधी कोई डिक्टेटोरियल व्यक्ति थे, तो ये तो सही नहीं है। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नाथूराम ने यहाँ पे किया। और आगे उसने कहा कि गांधी जी के सारे प्रयोग केवल हिंदुओं की कीमत पर किए गए। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दम भरा करती थी, उसने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने निष्ठा से आत्मसमर्पण कर दिया। अब बात यह है भाई दोस्तों, सच में, कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़ा जिम्मेदार है, बात ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ और भी कई लोग इसके पर जिम्मेदार हैं, जो कि दोनों ही तरफ से थे। तो और कांग्रेस भी जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और भी कई सारे ऐसे एस्पेक्ट थे। लेकिन सारा का सारा आरोप गांधी जी के सर मढ़ के और उनकी हत्या कर देना, ये क्या है कि उस सब्जेक्ट की या उस विषय की अधूरी समझ है, अधूरी जानकारी है, ये ठीक है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए। 15 अगस्त 1947 के बाद देश 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि बन गई। वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नेहरू और उनकी भीड़ की स्वीकारो रुक्ति के साथ ही एक धर्म के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। इसी को वो बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। तो किसका बलिदान? ये बात एक जिस संदर्भ में कही गई, इसके प्रति एक आम नागरिक और एक व्यक्ति नाराज हो सकता है कि आपने देश का बंटवारा किया। इस चीज से नाराज होके महात्मा गांधी की हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने। अब ये सोच है, इस सोच विचार को कहाँ तक आप लेके जाएंगे और कहाँ तक आप नेहरू गांधी का पीछा करके उनकी कमियां निकाल के एक हत्या को या फिर एक इस तरीके के कृत्य को सही जस्टिफाई करना चाहते हैं, सही साबित करना चाहते हैं, तो वो इस व्यक्ति की चॉइस है। वो है, गलतियां तो की हैं, ऐसा नहीं है कि नेहरू ने कभी जीवन में गलती नहीं करी या गांधी ने गलती नहीं करी, लेकिन बात है हत्या की। बात है कि आपने नाथूराम गोडसे आपने क्या किया? नाथूराम गोडसे आपने क्या उन चीजों के लिए गांधी जी से सवाल किया? क्या आप गांधी जी के सामने बैठ के एक व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन बात की आपने? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की सहमति के इस देश को काट डाला, जिसे पूजा की वस्तु मानते थे, मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया और साहसपूर्वक मैं कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं पाकिस्तान का पिता होना साबित कर दिया। ये आखिरी वक्तव्य था नाथूराम गोडसे का। उसका कुछ हिस्सा है, उसका कुछ अंश है जिसको मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद आगे भी एक और है पैराग्राफ, ये और मैं आपसे पढ़ के बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियां और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं का केवल बर्बादी और विनाश मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके, इसीलिए मैंने ये घातक रास्ता चुना। ये उसने कहा कि गांधी जी को सजा देने के लिए कोई कानून व्यवस्था थी ही नहीं, इसलिए मुझे यह लगा कि उसकी हत्या करना ही आखिरी
उपाय होगा। और मैंने अपने ये माफ़ी की गुंजाइश नहीं करूँगा। मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में इस दिन का सही मूल्यांकन करेंगे। ये बात जब उसने कही, ये सब बातें उसने जिस तरह से कही, तो कई लोगों की आंखें नम पड़ गई थी। सोचिए, महात्मा गांधी का हत्यारा अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसमें कुछ बातों का अंश सही भी है, ऐसा नहीं है कि उसकी हर एक बात गलत है, लेकिन उस अंश के बावजूद महात्मा गांधी को एक विलन के तौर पे इसने प्रोजेक्ट कर दिया। उस महात्मा गांधी का सारा कंट्रीब्यूशन उसने जब पानी में बहा दिया और उसको सिर्फ एक विलेन बताने की कोशिश कर दी। और नथुराम गोडसे का क्या कंट्रीब्यूशन था, लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और उसके बाद नथुराम गोडसे को यहाँ पे सपोर्ट करने लग जाते हैं। अब ये सही मूल्यांकन वाली जो बात है, इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे कि हम भी थोड़ा मूल्यांकन अपने स्तर पे करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम पूरा तह तक तो हम नहीं जा सकते, इतना मैं नहीं कहूँगा कि मैं इतना विद्वान हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें हम देख सकते हैं पीछे और आगे का आकलन करके उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इसने एक किताब लिखी थी, उस बयान के अलावा वाई आई असैसिनेटेड गांधी, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं अगर नथुराम गोडसे के विचारों में आपको दिलचस्पी है। तो ये चीज़ें हुई। अब उसके बाद गोडसे और आप्टे को 8 नवंबर को जिस दिन ये भाषण दिया, उसके बाद इस दिन फांसी की सजा हो गई थी और 15 नवंबर को फांसी पे चढ़ा के इनको इसके अंतिम जो वो है सजा है उसको मुकम्मल किया गया। तो ये चीज़ें हुई थी। अब ये कहानी तो हुई है महात्मा गांधी की हत्या और उनके स्टोरी की, कि कैसे हत्या की, कैसे प्लानिंग करी, उसके अलावा इसने क्या बयान दिया। अब उस स्क्रूटनी करते हैं कि कैसे ये जो बातें इसने कही, इसमें कितनी बातें तथ्यात्मक हैं और कितनी बातें सिर्फ भ्रमित करने वाली हैं, कितनी बातें एक प्रोपोगेंडा के तहत एक व्यक्ति जिसका ब्रेन वॉश हो रखा हो वो इस तरीके की बातें करता है। देखिए, मैं नथुराम गोडसे को किसी टेररिस्ट से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन वो हत्यारा था। लेकिन उस व्यक्ति ने हत्या करी, लेकिन कई टेररिस्ट जो हैं वो अपनी बातों को सही प्रूव कर देते हैं। अब एक इंटेलेक्चुअल बात कर दे ओसामा बिन लादेन, तो मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि वो बात भी सही हो गया। ये बात है ना। तो किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जो बातें कही जाती हैं, उनकी तह तक जानने के लिए उसने जो बातें कही उनको तार्किक स्तर पे देखना जरूरी है। अब तार्किक स्तर पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा एंगल क्या है। देखिए, उस समय जब देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के खिलाफ बहुत सारे रिएक्शंस थे देश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा ऐसा देश की एक बहुत बड़ी विडंबना थी और बहुत बड़ा एक घाव था कि देश 2 भागों में टूट गया। 2 भागों में टूट गया, पाकिस्तान और भारत बना। और बंटवारे के और जो बड़े एक्सट्रीम जो उसके रिजल्ट हुए वो हुए कि जब दोनों तरफ पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हो रही थी तो बहुत से लोगों को मारा गया, प्रोसिक्यूट किया गया, उनका शोषण हुआ, उनके साथ रेप बलात्कार हुआ, औरतों के साथ, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया। ट्रेनें भर भर के भारत पाकिस्तान के दोनों तरफ जा रही थी। तो उस समय स्थिति इतनी नाजुक थी और गांधी भी उस समय एक ट्रम्बल पॉलिटिक्स के उस दौर में थे। अब गांधी को लोग फॉलो भी करते थे, लेकिन उस दौर में, उस इमोशनल दौर में, जब किसी ने अपने किसी को खोया हो, पाकिस्तान में किसी लोगों को खोया हो, जब उनको बेरहमी से मारा गया हो, तो उस समय आदमी रैशनल नहीं हो सकता। उस समय आदमी न्याय संगत बातें नहीं कर सकता। उसको गुस्सा रहता है, उनके मन में ये रहता है कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, और गांधी इसके बावजूद भी पाकिस्तान का पक्ष क्यों ले रहे हैं। एक तरफ नथुराम गोडसे कह रहा है कि देश 2 भागों में टूट गया और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। तो या तो आप अखंड भारत की बात करिए या फिर आप ये कहिए कि अगर बंटवारा हो गया तो आप उसका पक्ष मत लीजिए। कौन सी चीज़ है वो? गांधी अभी भी उन दोनों देशों की बीच की बातों को, दोनों देशों का अपने आप को नेता समझते थे। अब ये बात आती है, अब एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जैसे मुस्लिम थे एक्सट्रीमिस्ट, वो शायद गांधी जी को सिर्फ एक हिंदू लीडर के तौर पे देखते थे। और उसको ये जिसने पाकिस्तान के क्रिएशन को एक तरह से सेक्रेटेरियन ग्राउंड के ऊपर अपोज किया, महात्मा गांधी को जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम थे वो ये कह के अस्वीकार करते थे कि ये व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान देश बनाने नहीं देना चाहता, ये बंटवारा नहीं चाहता, ये हमें मुसलमानों की आबादी के आधार पे एक अलग देश बनाने का विरोध कर रहा है। और दूसरी तरफ हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे या फिर जो नेशनलिस्ट थे, जिनको इस चीज़ का बहुत दुख था कि 2 देश 2 भागों में बट गया, वो महात्मा गांधी पे इस चीज़ का आरोप लगाते थे कि पाकिस्तान के बनने में महात्मा गांधी की तो हाँ है ही, तभी तो बना, इतना बड़ा देश का नेता, ये कैसे इसने मान लिया कि 2 देशों में बढ़ जाना चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 देश बन जाने चाहिए। तो ये चीज़ें हुई। और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है
उसका मतलब ये हमें ना तो बदला लेने दे रहा है, न पाकिस्तान को उसके खिलाफ, मतलब पाकिस्तान का फिर भी विरोध नहीं कर रहा है, फिर भी पाकिस्तान का हिमायती बना हुआ है। तो गोडसे जो है वो भी इस एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग का व्यक्ति था कि वो गांधी जी को इस सभी चीज़ों का दोषी समझता था, दोषी समझता था। कुछ चीज़ों में आप उसकी स्क्रूटनी करेंगे तो महात्मा गांधी का कोई ऐसा हो सकता है कि आपको दिखे कि नहीं, इतना पोलाइट क्यों थे यहाँ पे, इसके प्रति उनका उदारता क्यों थी, ये थी वो चीज़ें। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानने के बाद आप देखें कि एक व्यक्ति जो है जिसका व्यक्तित्व ही हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पे रहा है, वो अचानक से एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकता, वो अचानक से पाकिस्तान को बुरा भला नहीं बोल सकता, वो अचानक से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता। तो ये चीजें हैं। अब उसके बाद ये है कि आगे चल के ये सब चीजें जो है लोगों के मन में भरी जा रही थी। और पाकिस्तान बनने की कहानी पाकिस्तान के बनने से नहीं, बहुत पहले से चल रही थी टू नेशन थ्योरी। उसकी हम बात करेंगे जब हम बंटवारे की बात करेंगे। तो महात्मा गांधी की हत्या तो हुई है 1948 में, लेकिन महात्मा गांधी पर 6 बार अटेम्प्ट हुआ था, छठा अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ है महात्मा गांधी की हत्या का। वैसे सामान्यतः 2 ही अटेम्प्ट की बात होती है, वो 2 अटेम्प्ट जिसमें नथुराम गोडसे इन्वॉल्व था, उन 2 अटेम्प्ट्स की बात होती है। लेकिन 1934 से महात्मा गांधी को मारने के लिए कई लोग उतारू थे। 1934, उसके बाद 1944, 1946 और उसके बाद 1948 में 20 जनवरी को 5वां अटेम्प्ट हुआ था। तो कई सारे अटेम्प्ट हुए जो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन महात्मा गांधी को मारने के लिए ताक पे तो बहुत सारे लोग थे ही। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी, बंटवारा और देश पाकिस्तान बनना तो 1947 में हुआ ना, ये 55 करोड़ की बात भी 1947 में 15 अगस्त के समय हुई ना, तो उससे पहले क्यों? तो मतलब गांधी जो इतने बड़े नेता थे, उनसे असहमति रखने वाले लोग जो तार्किक आधार पे उनसे डिबेट नहीं कर सकते थे, उनसे उनसे जीत नहीं सकते थे, अपना अपना ओरा इतना बड़ा लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते थे कि वो गांधी को अपोज कर सके, वो लोग गांधी को रास्ते से हटाना ही अपना एक तरह से ये समझते थे कि गांधी को रास्ते से हटाया ही जा सकता है, उसकी हत्या करके ही उससे निपटा जा सकता है, उसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। दिस इज कॉल्ड वीकनेस। आप सामने वाले का मुकाबला उसके विचारों पे नहीं कर सकते, सत्य और अहिंसा के रास्ते नहीं कर सकते, तो आपने उसके खिलाफ हिंसा का रास्ता चुना और एक हीनियस क्राइम किया, एक व्यक्ति को मार दिया, ऐसे व्यक्ति को मार दिया। और पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या कहा है बाद में महात्मा गांधी की हत्या के बाद। आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के एक महान वैज्ञानिक हुए, फिजिक्स में उनको इतना रेपुटेशन है, इतना महान व्यक्ति उनको माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद क्या कहा कि महात्मा गांधी को उन्हीं के आदर्शों की वजह से उनकी डेथ हो गई। कैसे? क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि उनके ऊपर अटेम्प्ट होने वाला है, उनको मारने की लोग कोशिश करने वाले हैं। 20 तारीख को तो हुआ ही था, 30 की उनकी हत्या हुई, 20 तारीख को उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, सिक्योरिटी लेना बल है एक तरह का, ये एक सिस्टम का बल है जो कि आपको एक तरह से बाकी लोगों से अलग बनाता है। मैं इस तरीके का पार्ट नहीं बनना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को अपने सत्य और अहिंसा के रास्ते से अलग होकर बल का प्रयोग करके अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। और ये चीज़ हुई, इसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। लेकिन सिस्टम की भी गलती थी, सिस्टम की गलती थी कि पुलिस, उन्होंने भले ही सुरक्षा नहीं मांगी, लेकिन पुलिस को सुरक्षा के इंतजामात रखने चाहिए थे, क्योंकि 10 दिन पहले उनके ऊपर हत्या का प्रयास हुआ और उसके बाद भी उनकी हत्या हो गई। ये चीजें हुई। अब बात ये भी आती है कि देखिए, एक सिविल सोसाइटी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर हमारे पास डेमोक्रेटिक मेथड तो होते ही हैं कि हम बातचीत के जरिए, डिबेट के जरिए हमारे इश्यूज को रिजोल्व करें। तो क्या ऐसी कोई कोशिश करी गई थी गांधी जी के साथ, ऐसा कभी बैठ के बात करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया? तो गोडसे, आप्टे, ये लोग जो गोडसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, आगे चल के किताब लिख देता है गांधी जी की हत्या को जस्टिफाई करने के लिए, अगर उसके पास इतने तर्क थे तो वो गांधी जी के सामने गया क्यों नहीं? गांधी जी के सामने जाके उन चीजों को डिस्कस क्यों नहीं किया? उसने क्यों नहीं कहा कि हम पाकिस्तान बनाने का विरोध करते हैं, गांधी जी आप मत बनाइए, हमें ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं होगी? कभी क्यों नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को ये 55 करोड़ रुपए देने के कि मतलब मुकाविली मत कीजिए, पाकिस्तान की मत लीजिए, पैरवी मत कीजिए, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं की ना। गांधी जी ने उनको बोला भी, इनवाइट किया कि डिस्कशन के लिए, मैं डिस्कशन के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया डिस्कशन। उनको तो ये लग रहा कि गांधी जी को तो बस मारना ही एक हमारे पास आखिरी उपाय है, यही हमारे पास एक ऑप्शन है। तो इस तरीके का व्यक्ति, इस तरीके की सोच रखने वाला, एक्सट्रीम
कैटेगरी में जाके वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल बात एक इतने बात कर सकता है, या वो बात उसने खुद कही या किसी और ने उसको लिख के दी, ये तो नहीं पता, लेकिन वो बातों से सहमति हम नहीं जता सकते। कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम नेहरू, गांधी या किसी भी और नेता के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, उनकी पॉलिसी के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर या उनके डिसीजन लेने के ऊपर, लेकिन इस किसी भी वजह से उस व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि उनका और इमेंस कंट्रीब्यूशन भी रहा है। हर आदमी का अपना अपना एक रोल रहता है, अपना अपना एक पर्सनैलिटी रहती है। उस पर्सनैलिटी से बाहर जाके कभी कभी कोई आदमी डिसीजन नहीं ले पाता, तो आप उनसे डिबेट कीजिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसके अंदर आप जाके उनसे बात कर सकते थे कि आप ये कर रहे हैं, ये डिसीजन आपका पसंद नहीं है, ये विचार आपका पसंद नहीं है। लेकिन उसके बाद भी नहीं मानते तो आप उसके अलग स्तर पे कुछ और करते, लेकिन हिंसा कोई इसका वो नहीं है, तोड़ नहीं है। उस व्यक्ति की हत्या कोई इसका वो नहीं है, अंतिम निश्चय नहीं हो सकता, अंतिम डिसीजन नहीं हो सकता। सो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ये पूरा मैटर जो है वो अपने स्तर पे जितना मुझे समझ है वो उतना मैं बता पाऊँ। अब आप गांधी के समर्थक हों या उनके खिलाफत करें, उनकी विरोध करें, आपकी चॉइस है। आप गोडसे जो व्यक्ति इस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन कहीं दिखता नहीं है, तो मैं गोडसे का कभी समर्थक हो नहीं सकता। गांधी के कुछ विचारों से मैं सहमत हो सकता हूँ, कुछ असहमत हो सकता हूँ, लेकिन गोडसे का ये जो हत्या करने का जो पूरा एपिसोड है, इसको आप जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता किसी भी एंगल पे। ये मेरी आखिरी ओपिनियन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ में सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ की PDFs मिल जाएंगी और इनके वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। साथ ही आपको और भी प्रीमियम कोर्सेज मिल जाएंगे। और सक्सेस प्लस एकेडमी के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और टेलीग्राम हो, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और, मैं अभी रिसेंटली आपके लिए एक सीरीज़ ही लेके आने वाला हूँ। इस तरीके के जो विषय हैं, जैसे गांधी वर्सेस गोडसे का जो हमने बात किया है, एपिसोड जो है इसको देखा है, उसी तरह से गांधी वर्सेस बोस, उसकी भी हम बात करेंगे। वो तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही महान नेता थे, दोनों के अपने अपने ओपिनियन थे, दोनों की बातें हम करेंगे, उनके रिलेशंस की बात करेंगे। उसके बाद हम नेहरू पटेल के रिलेशंस की भी बात करेंगे। उसके अलावा और भी कई ऐसे हैं, नेहरू वर्सेस अंबेडकर, गांधी वर्सेस अंबेडकर, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। गांधी वर्सेस सावरकर की भी हम बात करेंगे। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा, और हम उनके एंगल्स को उनके एंगल से भी देखेंगे, अपने एंगल से भी देखेंगे कि क्या उनका किस तरीके का पॉलिटिकल थॉट रहे हैं, किस तरीके से उनको समाज को देखने का तरीका रहा है, देश के प्रति उनका किस तरीके का रवैया रहा है, आपस में उनके किस तरीके के रिलेशंस रहे हैं, तो इनकी हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।